हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हम कर रहे थे हाउ फ्रांस अबोलिश्ड मोनार्की एंड हाउ इट बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था इस चैप्टर का, और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को अब कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द रेन ऑफ टेरर। रेन का मतलब क्या होता है? रूलिंग पीरियड, जिसे हिंदी में कहते हैं शासन काल। टेरर का मतलब होता है एक आतंक का माहौल या एक दहशत का माहौल, उसे टेरर कहा जाता है। तो हम एक ऐसे रूलिंग टाइम को पढ़ेंगे, एक ऐसे रूलिंग पीरियड को जिसमें फ्रांस में टेरर का माहौल रहा था, बहुत एक डर का, एक दहशत का माहौल रहा था। तो आगे टॉपिक को बढ़ाने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, इन दोनों के यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एंड इन दोनों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। So the period from 1793 to 1794 is referred as the reign of terror. That means कि जो ये एक साल का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। एंड इफ वी स्पेसिफाई द मंथ, देन इट इज फ्रॉम जून 1793 टू जुलाई 1794। इस एक साल के पीरियड को हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं। और इस टाइम पर रूल कौन कर रहे थे? रोबेस्पियर। रोबेस्पियर कौन थे? जो जैकोबिन ग्रुप के लीडर थे। जैकोबिन ग्रुप में कौन लोग आते थे? वो लोग जो प्रोस्पेरस नहीं थे, वो लोग, वो सोसाइटी के लोग जो बिल्कुल लो स्ट्रेटा के लोग थे, जो छोटे तबके के लोग थे। तो इस ग्रुप को कहा जाता था जैकोबिन ग्रुप, और इस ग्रुप के लीडर थे रोबेस्पियर, और इन्हीं के टाइम पीरियड को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। अब आपको इसके पीछे अगर एक रीज़न जानना है, क्योंकि रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, हमें रटना नहीं है ना, हमें समझना है चीज़ों को, और प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल वे से हमें समझना है। तो अगर हमें इसे समझना होगा अच्छे से, तो हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। तो आइए थोड़ी सी फ्लैशबैक की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है, रेवोल्यूशन चल रहा था। बहुत सारे रेवोल्यूशनरी फोर्सेस जो थे वो एग्रीवेट हो रहे थे, बढ़ रहे थे। आम इंसान आर्मी में आ रहे थे और एरिस्टोक्रेसी एंड किंग के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो जब ये रेवोल्यूशन चल रहा था, इस टाइम पीरियड में 3 टाइप की गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती हैं। पहली गवर्नमेंट होती है नेशनल असेंबली। आई होप आपको ये नाम याद होगा। सेकंड होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड थर्ड वन इज, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, नेशनल कन्वेंशन असेंबली। फाइन, ये 3 तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। तो जो फर्स्ट असेंबली होती है नेशनल असेंबली, इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि वोटिंग राइट्स किसको दिए जाते हैं? जो मैन 25 या 25 साल से अबव का होगा, मतलब जिसकी उम्र 25 या फिर 25 से अबव जिसकी उम्र होगी, वो वोट दे सकेंगे। दूसरा रूल था, सभी वोट देने वाले मैन थे। दैट मीन्स कि विमेन पैसिव सिटीजन थी, विमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। थर्ड क्या रूल था? थर्ड रूल ये था कि जो टैक्स पेयर्स थे वो वोट देते थे। फाइन, इसके बाद जब ये असेंबली अबॉलिश हो जाती है, इसके बाद सेकंड गवर्नमेंट आती है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं। रीज़न ये है क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली आई और तुरंत ख़त्म हो गई थी। क्योंकि ये असेंबली ज़्यादा दिन इसलिए नहीं चली, इसमें जितने भी मेंबर्स थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, ओपिनियंस के, मतलब विचारों के बहुत ज़्यादा मतभेद होते थे। फिर ये अबोलिश हो गई, तो थर्ड कौन सी असेंबली आई? नेशनल कन्वेंशन असेंबली। अब इस गवर्नमेंट रूलिंग पीरियड के अंडर इन्होंने सफरेज को एक्सटेंड कर दिया। दैट मीन्स इन्होंने अब वोटिंग राइट किन किन को दिए? जिनकी उम्र 21 साल या 21 साल से अबव है, वो लोग वोट दे सकते थे।
दूसरा रूल, वोट देने वाले अभी भी सभी लोग मैन थे। तीसरा रूल क्या आया, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था नेशनल असेंबली के टाइम पर कि जो टैक्स पेयर्स थे वो वोट दे सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। नेशनल कन्वेंशन असेंबली ने कहा कि सभी मैन जो वोट देंगे जिनकी उम्र 21 या 21 साल से अबव है, वेदर दे पोसेस प्रॉपर्टी और एसेट्स और वेदर दे डू नॉट पोसेस एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स, दे कैन वोट। मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टीज सभी लोग वोट देने का अधिकार रखते हैं। और सभी लोगों में सिर्फ और सिर्फ मैन थे, यहाँ पर विमेन को वोट देने का अधिकार नहीं मिला फिर से। फाइन, अब यहीं से रिलेटेड आपको एक चीज़ और जाननी है कि फ्रांस में 1946 में जाकर विमेन को वोट देने का अधिकार मिला था। इसी के साथ हम हमारे प्यारे भारत की बात करते हैं। हमारे भारत में सभी को वोट देने का अधिकार एक साथ मिला था। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू किया गया। दैट मीन्स कि हमारा भारत देश पहला ऐसा देश था जिसमें एक साथ सभी को वोट देने का अधिकार था। अगर हम अदर देशों की बात करें तो क्या होता था, अदर देशों में पहले मेन को वोट देने का अधिकार था और फिर बाद में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन छेड़ने के बाद विमेन को जाकर वोट देने का अधिकार मिला था। लेकिन एक हमारा भारत देश अकेला ऐसा था जिसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, मेल फीमेल, सभी को वोट देने का अधिकार एक साथ मिला था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, जिस नेशनल कन्वेंशन असेंबली की हमने बात की, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहाँ पर नेशनल कन्वेंशन असेंबली के बारे में पढ़ा था। आई होप आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हमने इस कन्वेंशन असेंबली के बारे में जाना था जहाँ पर मोनार्की को एकदम से अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, अब ये जो नेशनल कन्वेंशन असेंबली है इसके अंडर मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया। और इस टाइम पर जब मोनार्की को अबॉलिश किया तो फ्रांस में ट्रू रिपब्लिक प्रिवेल हो गया। ठीक है, फ्रांस एक प्योरली गणतंत्र देश बन गया था। अब देखिए, नेशनल कन्वेंशन असेंबली में अब राजा तो रहा नहीं, तो इस टाइम पर वेदर समवन इज गिल्टी और नोट, ये चीज़ का पता कौन लगाते थे? इस चीज़ का पता लगाते थे मेंबर्स ऑफ नेशनल कन्वेंशन असेंबली। एक्चुअली इनकी एक कमेटी थी, ठीक है, एक कमेटी थी इनकी, जिसे क्या बोला जाता था? कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। अब सारे फ्रांस की पावर इन्हीं लोगों के पास थी। पावर कैसी? यही लोग एक कोर्ट ऑर्गेनाइज करते थे, उस कटघरे में लोगों को खड़ा करते थे एंड ये देखा करते थे वेदर समवन इज कन्विक्टेड और नॉट, मतलब सामने वाला दोषी है या नहीं है। अगर दोषी ठहराया गया तो उसे इम्प्रीजन कर दिया जाता था एंड एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो एक चीज़ बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी? ये कमेटी नेशनल कन्वेंशन असेंबली के मेंबर्स के द्वारा बनाई गई थी। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको कि इस कमेटी को कौन डोमिनेट कर रहा था? इस कमेटी को डोमिनेट करने वाला ग्रुप था जैकोबिन ग्रुप। ठीक है, और जैकोबिन ग्रुप का लीडर कौन था? जैकोबिन ग्रुप का लीडर था रोबेस्पियर। ठीक है, यहां से आपको पता चलेगा कि रोबेस्पियर का जब रूल आया तो किस तरीके से एक साल टेरर का था फ्रांस में। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि रोबेस्पियर का रोल कहाँ से आया। एक कमेटी जो थी, इस कमेटी को जैकोबिन ग्रुप के लोग डोमिनेट करते थे एंड जैकोबिन ग्रुप के लीडर कौन थे? लीडर थे रोबेस्पियर, और इसीलिए रोबेस्पियर के रेन को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर, क्योंकि इन्होंने अपने रूल के अंडर, मतलब ये लोग, ये जो रोबेस्पियर है, जब ये गवर्नमेंट को रन कर रहे थे तो इन्होंने इंटेंस कंट्रोल एंड पनिशमेंट रख दिया था लोगों पर। इंटेंस कंट्रोल का मतलब क्या है? इन्होंने ऐसी पॉलिसी निकाली कि अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था तो उसे इम्प्रीजन करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो रोबेस्पियर के अंडर एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी। तो उसमें होता क्या था कि रोबेस्पियर ये कहते थे कि जो भी रिपब्लिक के अगेंस्ट बोलेगा वो उनका एनिमी होगा। तो रोबेस्पियर उन सभी लोगों को एनिमी, मतलब अपना दुश्मन मानते थे जो रिपब्लिक के अगेंस्ट होते थे या जो इनके विचारों के या इनके मेथड्स के अगेंस्ट होते थे।
किनके मेथड्स के? रोबेस्पियर के मेथड से। तो ये उनको अरेस्ट करते थे, इम्प्रीजन करते थे और उनको रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में डाल दिया जाता था। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कोर्ट जो ये पता लगाती है कि सामने वाला दोषी है या नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता था, रोबेस्पियर के जो पॉलिसी थी, जो मेथड्स थे, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि लोगों को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता था। और जो लोग फॉलो नहीं करते थे इनकी पॉलिसी को, उन्हें ये अपना एनिमी मानते थे, जैसे कि नोबल्स, क्लर्जी या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते थे। इनफैक्ट जो इनकी खुद की पार्टी के मेंबर्स होते थे, जो इनकी बात को, इनके मेथड्स को अग्री नहीं करते थे, ये उनको भी अरेस्ट करते थे, इम्प्रीजन करते थे, उनको एक रेवोल्यूशनरी कोर्ट में डालते थे और वहाँ पर जब अगर वो गिल्टी या कन्विक्टेड पाए जाते थे तो उन्हें वहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझनी है, जो ये लाइन है ना, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट अग्री विद हिज मेथड दे वर एग्जीक्यूटेड ऑल्सो। रीज़न क्या है? देखिए, ये एक ग्रुप है, समझिए, और ये एक रेडिकल ग्रुप है। जब एक रेडिकल ग्रुप तैयार होता है ना, तो इसमें धीरे धीरे कुछ लोग एक्सट्रीम रेडिकल हो जाते हैं। तो जो एक्सट्रीम रेडिकल है उसका एग्जाम्पल है रोबेस्पियर। मतलब ये एक्सट्रीम रेडिकल हो गए थे और इन्होंने हर एक इंसान को मारना शुरू कर दिया था जो इनके मेथड्स के खिलाफ बोलते थे। हर एक इंसान को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। लगभग थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए थे। एक तो वैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था, इसके वैसे ही प्रोलॉन्ग्ड वॉर चलते आ रहे थे, फूड की कमी थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी और ऊपर से फैमीन पड़ गया था जिसकी वजह से अब लोग भूखे मर रहे थे। अब दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों का एग्जीक्यूशन हो रहा था। तो आप देख सकते हो कि फ्रांस में कितना कुछ चल रहा था एक साथ। अगर किसी भी इंसान को अरेस्ट करके इम्प्रीजन कर दिया जाता था और फिर वो ट्रिब्यूनल में, मतलब अगर कोर्ट में वो दोषी पाया जाता था तो उसे गिलोटिन्ड कर दिया जाता था। गिलोटिन्ड का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स, मतलब हर एक एंड पर 1 पोल होता है और बीच में एक ब्लेड होता है विद विच अ पर्सन इज बिहेडेड, मतलब जिससे जो इंसान है उसकी नेक को चॉप ऑफ कर दिया जाता था। जैसे कि मैं आपको इमेज दिखाऊं, ये इमेज है किसकी? ये इमेज है गिलोटिन मशीन की। तो आप देख सकते हो ये 1 एंड पर क्या है? पोल्स हैं। तो ये 2 पोल्स हैं और बीच में ऐसे एक शीशा होता है और यहाँ पर जो कन्विक्टेड होता है, जो दोषी होता है, उसकी नेक रख दी जाती है और ऊपर से शीशा खटाक से नीचे आता है और जो दोषी ठहराया जाता है इंसान, उसकी गर्दन एकदम से चॉप ऑफ हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ दूसरी इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पोल है, बीच में एक शीशा है और यहाँ पर ऐसे जो कन्विक्टेड इंसान होता है उसको लेटाया जाता है और उनकी नेक एकदम से चॉप ऑफ हो जाती है। तो इस डिवाइस को कहते हैं गिलोटिन डिवाइस, ठीक है। इस डिवाइस का आविष्कार किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर गिलोटिन, जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था। इसको इन्वेंट करने के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि अब आपके माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आया होगा कि फांसी क्यों नहीं दी गई, ये डिवाइस की ज़रूरत क्या थी? रीज़न ये है कि फांसी के टाइम पर इंसान तड़प तड़प के मरता था। तो डॉक्टर गिलोटिन ने इस डिवाइस को इन्वेंट इसीलिए किया था ताकि जो दोषी है उसको एकदम से मारा जा सके, मतलब वो तड़प के ना मरे, एकदम से उसकी नेक चॉप ऑफ हो जाए और वो मर जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। रोबेस्पियर की गवर्नमेंट जो थी वो फ्रांस में इक्वालिटी लाना चाहती थी। किस तरीके से, आइए जानते हैं। तो ये लोग चाहते थे कि फ्रांस में इक्वालिटी आए, किसी के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना तो वेजेस के बेसिस पर ना ही अदर चीज़ों के बेसिस पर। तो इन्होंने इसके लिए कुछ रूल्स को इम्पोज कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे कानून बनाए जिसमें वेजेस एंड प्राइसेस की मैक्सिमम सीलिंग कर दी। मैक्सिमम सीलिंग का मतलब क्या होता है? एक अधिकतम सीमा रख देना कि इस अधिकतम सीमा से ना तो बढ़कर किसी को मिलेगा ना ही घटकर मिलेगा। जैसे कि इन्होंने क्या किया, जो वर्कर्स थे उनकी वेजेस की भी इन्होंने मैक्सिमम सीलिंग कर दी। मतलब जो वर्कर्स थे उनको एक अधिकतम सीमा पर ही सैलरी मिलेगी और सबको इक्वल बेसिस पर सैलरी मिलेगी। तो किसी के बीच में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इक्वालिटी लाने के लिए एक तो इन्होंने ये किया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो फूड प्राइसेस थे उसकी भी इन्होंने अधिकतम सीमा लागू कर दी ताकि सभी लोगों को फूड मिल सके।
साथ ही साथ इन्होंने मीट एंड ब्रेड इन दोनों के भी राशनिंग शुरू कर दी ताकि हर एक इंसान को मीट एंड ब्रेड मिल सके। इन्होंने पीजेंट्स को फोर्स किया कि ये शहरों में जाकर ग्रेन्स को बेचें, ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करें, और ये भी कहा कि ये जो ग्रेन्स हैं ये शहरों में उन्हीं दामों पर बेचे जाने चाहिए जिन दामों को या जिन अमाउंट को गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। जैसे कि सपोज करो ग्रेन का दाम इन्होंने 300 पर क्विंटल लगाया है, ठीक है, हम सिर्फ लगा के चल रहे हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल यहाँ पर बता रही हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये जो पेशेंट्स हैं अब ये पर क्विंटल हर शहर में जाकर ट्रांसपोर्ट करेंगे और वहाँ जाकर बेचेंगे, और ये अधिकतम सीमा 300 की इन पर लगा दी कि ना तो इससे कम अमाउंट में ना ही इससे ज़्यादा अमाउंट में ये बेचेंगे। तो ये जो प्राइसेस थे ये किसने फिक्स किए थे? ये गवर्नमेंट ने फिक्स किए थे, और गवर्नमेंट किसकी थी? रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट थी। इन्होंने ये सब इसीलिए किया ताकि फ्रांस में इक्वालिटी आ सके। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने मोस्ट एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर जिसे कहते हैं मैदा, उसे फॉरबिडन कर दिया। फॉरबिडन का मतलब क्या है? बैन कर देना, ठीक है। क्या मतलब होता है? बैन कर देना। तो इन्होंने वाइट फ्लावर को बैन कर दिया, दैट मीन्स मैदे को बैन कर दिया, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता था। इसी से ब्रेड बनाए जाते थे, इसी से केक बनता था, तो इसके दाम जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। अब दाम हाई होने की वजह से जो पुअर पीपल थे वो इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एंड ऑन द अदर हैंड रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट इक्वालिटी लाना चाहती थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि इस मैदे को ही बंद कर दिया, ठीक है, ताकि सभी लोग होल व्हीट की बनी हुई ब्रेड को खा सकें, क्योंकि सभी लोग होल व्हीट को अफोर्ड कर सकते थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा? मैदे को बैन कर दिया। एंड ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन-डेगेलाइट इक्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ व्हीट ब्रेड। फिर इन्होंने क्या करा? ये कानून पास करने के बाद कहा कि सभी लोग वो ब्रेड खाएंगे जो होल व्हीट की बनी हुई होगी, क्योंकि ये चीप रेट पर अवेलेबल था उस टाइम पर। तो ये जो वर्ड है पेन-डेगेलाइट, आई डोंट नो इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इक्वालिटी ब्रेड। इक्वालिटी ब्रेड का मतलब क्या है? कि एक ऐसी ब्रेड जो होल व्हीट की बनी होगी, जिसे सभी लोग खा सकेंगे, सभी लोग अफोर्ड कर सकेंगे। एंड मैदे को बंद इसलिए कर दिया क्योंकि उससे इक्वालिटी प्रिवेल नहीं हो रही थी। तो सिर्फ इतना सा ही मीनिंग है पेन-डेगेलाइट का, दैट मीन्स कि एक ऐसी ब्रेड जो होल व्हीट की बनी हुई हो, ठीक है, जो पूरे गेहूं की बनी हुई हो। इसी के साथ साथ इक्वालिटी अदर चीज़ों में भी लाई गई, जैसे कि स्पीच में एंड किसी को एड्रेस करने में। पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनली सर को ये लोग बोलते थे मोन्श्योर, क्या करके बोलते थे? मोन्श्योर। और जो मैडम थी उसको बोलते थे मदाम, ठीक है, ऐसे करके ये बोलते थे। सर को मोन्श्योर एंड मैडम को मदाम करके ये बोलते थे, जितने भी फ्रेंच मैन थे एंड फ्रेंच वीमेन थे। तो ये इनका ट्रेडिशनल वे था एक दूसरे को एड्रेस करने का। लेकिन इसमें भी चेंजेस कर दिए गए। तो इसमें अब चेंजेस क्या किए? इक्वालिटी लाने के लिए अब सिटीजन को क्या बोला जाएगा? सिटोयन या फिर सिटोयन, ऐसे करके बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर सर और मैडम का कोई जो हिसाब किताब था वो ख़त्म कर दिया गया। अब हर सिटीज़न को सिटोयन या सिटोयन बोला जाता था, मतलब दोनों में स्पेलिंग जो है वो चेंज है, अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक ही होगी। अब आगे क्या करा? एक और चीज़ कर दी यहाँ पर रॉबेस्पियर ने क्या करा कि चर्चेज को शट डाउन कर दिया और उनकी बिल्डिंग्स को बैरक्स एंड ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपको याद हो तो रेवोल्यूशन के टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया तो चर्च के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी इनसे ले ली गई थी, ठीक है। चर्च से सारी प्रॉपर्टी ले ली गई थी, जो टैक्स इनको दिया जाता था वो टैक्स अबॉलिश कर दिया जाता था। अब रॉबेस्पियर ने क्या किया? जो बचे कुचे चर्च थे उनको भी शट डाउन कर दिया और चर्च की बिल्डिंग को शट डाउन करके अब उनमें कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी कंडक्ट नहीं होती थी, बल्कि चर्च की बिल्डिंग को बैरक या ऑफिस बना दिया गया। ऐसा इन्होंने क्यों किया था? क्योंकि इनको लगता था कि चर्च का इंटरफेरेंस हर जगह पर है और ये नहीं चाहते थे किसी का भी इंटरफेरेंस अपनी गवर्नमेंट में। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि चर्च को भी शट डाउन कर दिया।
तो इस तरीके से रोबेस्पियर ने अपने लॉज को लोगों पर इम्पोज करना शुरू कर दिया। अब जो इनकी पॉलिसीज थी वो बहुत रिलेंटलेसली थी। रिलेंटलेसली का मतलब क्या होता है? मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं होता था, किसी भी टाइप का कोई मॉडरेशन नहीं था, एक्सट्रीम रेडिकल टाइप के इनके लॉज होते थे। तो इनकी पॉलिसीज, इनके मेथड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, और नॉन स्टॉप ये अपने मेथड्स को लोगों पर इम्पोज करते थे। अब इसका आउटकम क्या हुआ? इस बात पर हुआ ये कि जितने भी रोबेस्पियर के सपोर्टर थे ना, अब उन्होंने मॉडरेशन की डिमांड कर दी। मॉडरेशन का मतलब क्या हुआ? अब इनके सपोर्टर्स ने यहाँ पर मॉडरेशन की डिमांड की। दैट मीन्स अब ये कहने लगे कि ये जो लॉज हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो मेथड्स हैं जो रोबेस्पियर ने लगाए हैं, ये इतने रेडिकल नहीं होने चाहिए कि लोगों को बर्डन फील हो, बल्कि ये पॉलिसीज़ मॉडरेट होनी चाहिए, ना तो बहुत कम ना बहुत एक्सट्रीम लेवल की, मतलब ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन रोबेस्पियर ने किसी की नहीं सुनी और फाइनली क्या हुआ? यहाँ पर आयरनी हुई। आयरनी क्या हुई कि इन्हीं को कन्विक्ट कर दिया गया कोर्ट में, इनको दोषी पाया गया जुलाई 1794 में, और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और नेक्स्ट डे इन्हें गिलेटिन कर दिया गया। अब यहाँ पर होती है एक आयरनी, दैट मीन्स कि वो इंसान, रोबेस्पियर वो इंसान थे जिन्होंने हजारों की संख्या में लोगों को गिलेटिन किया था, मतलब उस शीशे के अंडर लोगों की नेक को चॉप ऑफ करवाया था, जैसा कि मैंने आपको यहाँ इमेज में दिखाया। और एक दिन इनको खुद ही इस मतलब इस डिवाइस के अंडर लेटाया गया और इनकी नेक को भी चॉप ऑफ कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या समझे कि रोबेस्पियर जिन्होंने इस मेथड को, इस डिवाइस को यूज़ किया था लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक दिन उन्हीं को खुद एग्जीक्यूट कर दिया गया लोगों के द्वारा। अब यहाँ पर साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, व्हाट इज लिबर्टी टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज, इसको भी पढ़ना जरूरी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको याद है कि अभी हमने लास्ट वीडियो में ये किया था, लास्ट प्रीवियस वीडियो में, कि बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब जो है अराइज हो गए थे, जिसमें से जैकोबिन ग्रुप प्रोमिनेंट निकल कर आए, है ना। तो इसी तरीके से उसी टाइम पर बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट भी अराइज हुए जो लोगों में अवेयरनेस फैलाते थे। तो उनमें से एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट कौन थे? वो थे कैमिल डेस्मोलिन्स। इन्होंने 1793 में जो चीज़ लिखी, मतलब यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ ना, ये इन्होंने बात लिखी थी, और जैसे ही इन्होंने अपने विचार, अपने थॉट्स लिखे थे, तभी इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और कब एग्जीक्यूट किया गया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, मतलब रोबेस्पियर के रूलिंग टाइम पर, जब इनकी गवर्नमेंट थी। क्यों किया गया था? रीज़न ये था कि रोबेस्पियर के, हमने देखा था कि इनके लॉज, इनके मेथड्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि जो भी इनकी पार्टी के खिलाफ, इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था, उन्हें अरेस्ट करके, इम्प्रिजन करके, और फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, उनको गिलेटिन कर दिया जाता था। और ऐसा ही किनके साथ हुआ? इन रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट के साथ हुआ था। आइए जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से रोबेस्पियर को इनको फिर एग्जीक्यूट करना पड़ा। इन्होंने क्या कहकर शुरुआत की? इन्होंने कहा, सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज लाइक अ चाइल्ड। अब आप यहाँ पर ये सम पीपल देख रहे हैं, तो यहाँ पर सम पीपल कौन है? ये यहाँ पर किनको रेफर कर रहे हैं? रोबेस्पियर को, उनकी आइडियोलॉजी को और उनकी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि लिबर्टी मतलब फ्रीडम एक बच्चे की तरह है। जिस तरीके से माँ बाप क्या करते हैं, जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक उसे डिसिप्लिन सिखाते रहते हैं, ऐसे ही कुछ लोग मानते हैं कि लिबर्टी को लाने के लिए डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट लॉज, ये सब इम्पोज करने चाहिए। जबकि लिबर्टी एकदम अपोजिट चीज़ है। लिबर्टी एक हैप्पीनेस है, एक रीजन है, एक इक्वालिटी है, एक जस्टिस है और एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट का मतलब क्या है? कि सभी लोगों के पास अधिकार है, कोई भी किसी का एक्सप्लॉइटेशन किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, सभी लोगों के पास अपनी फ्रीडम है। अब यहाँ पर ये जर्नलिस्ट कहते हैं, सीधा डायरेक्टली किस पर अटैक करते हैं? रोबेस्पियर पर, और कहते हैं कि यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज बाय गिलेटिंग दैम, मतलब तुम सभी अपने एनिमीज को गिलेटिन करके मार रहे हो। क्या इससे कुछ और सेंसलेस सुना है? मतलब इससे कुछ और मूर्खता की बात है क्या?
कभी किसी एक सिंगल पर्सन को तुम मार दोगे तो तुम्हें नहीं लगता उसके बाद 10 एनिमीज और खड़े हो जाएंगे जो उसके फैमिली रिलेशन में आएंगे, जो उसके फ्रेंड्स होंगे। तो यहाँ पर ये रोबेस्पियर पर डायरेक्टली अटैक करके उनकी मूर्खता का बयान करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि लिबर्टी का मतलब इस तरीके से इक्वालिटी लाना नहीं है कि लोगों पर रूल्स को इम्पोज कर दिया जाए। ये कहते हैं कि लिबर्टी एक हैप्पीनेस है, एक खुशी है जो लोगों को फील होनी चाहिए। अब जैसे ही ये जो रेवोल्यूशनिस्ट होते हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये जब अपने जर्नल में इन चीज़ों को, इन थॉट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं 1793 में, तो क्या होता है, इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एंड अगले ही साल 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर एक स्पीच देते हैं कन्वेंशन पर, और वो स्पीच न्यूज़पेपर में छप जाती है। न्यूज़पेपर का नाम क्या है? ले मॉनिटर यूनिवर्सल। तो इसमें क्या कहा जाता है, ये अपनी स्पीच में क्या कहते हैं वो आपको जानना है। ये कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है, उसे कंसोलिडेट करना है, और अगर आप चाहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को पीसफुल तरीके से स्टैब्लिश किया जाए, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से कानून बनाए जाएं, उन्हें लोगों पर मतलब इम्पोज किया जाए, तो इसके लिए हमें टिरैनी के अगेंस्ट लड़ना होगा। मतलब जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं या वो लोग जो अपने खुले विचार रखते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके अगेंस्ट हमें लड़ना होगा। एंड इसी बात को आगे ये कंटिन्यू करके कहते हैं कि जो भी रिपब्लिक के दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि हमारे देश में और कहीं भी रिपब्लिक स्टैब्लिश ना हो, तो ऐसे लोगों को हमें एनिहिलेट करना है। दैट मीन्स कि हमें हटाना है ऐसे लोगों को। एल्स वी शैल पैरिश, दैट मीन्स अदरवाइज अगर हम ऐसे लोगों को, ऐसे दुश्मनों को नहीं हटाएंगे तो उससे हम खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब हमारा खुद का विनाश होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनना कि आगे की जो लाइन है ना, ये यहाँ पर रोबेस्पियर क्या करते हैं कि अपनी स्पीच में अपने लॉज या अपने मेथड्स को जस्टिफाई करते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था कि इनकी स्पीच एक न्यूज़पेपर में छपी थी, और न्यूज़पेपर सभी लोग खरीदते थे, सभी लोग पॉलिटिकल अवेयर हो गए थे, पॉलिटिकल क्लब्स थे, लोग बात करते थे गवर्नमेंट के बारे में। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी स्पीच के थ्रू अपने लॉज, अपने मेथड्स को जस्टिफाई किया, इनफैक्ट अपने टेरर तक को जस्टिफाई किया। तो इन्होंने क्या कहा वो जानना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये क्या कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसे टेरर पर रिलाय करना ही होगा, मतलब टेरर पर विश्वास करना ही होगा। टेरर क्या है? टेरर कुछ नहीं है, टेरर एक तरीके का डर नहीं है, बल्कि टेरर एक जस्टिस है जो लोगों को न्याय प्रोवाइड करती है। टेरर एक तरीके की स्विफ्ट है जिसमें तेज़ी है। टेरर एक तरीके का सिवियर मूवमेंट है, मतलब जो इंटेंस मूवमेंट है, दैट मीन्स इसका आउटकम रिपब्लिक ही होगा। टेरर एक तरीके का इनफ्लेक्सिबल मूवमेंट है, दैट मीन्स कि इसमें बार बार चेंजेस नहीं होंगे। और टेरर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपनी फादरलैंड की नीड्स को पूरा कर पाएँ। अब इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है ना, फादरलैंड, ये कहते थे पितृभूमि। जैसे हम अपने भारत के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम मदरलैंड यूज़ करते हैं, मतलब मातृभूमि। तो ऐसे ही वो पितृभूमि कहकर अपने देश को सिंबलाइज कर रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि जो लिबर्टी के दुश्मन हैं उन्हें कर्ब करना, उनका विनाश करना जरूरी है, और यही एक रिपब्लिक के फाउंडर का अधिकार है। सो दिस इज द वे ही जस्टिफाइज हिज टेरर, हिज लॉज एंड हिज मेथड्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी रूल्स के बारे में। डायरेक्टरी रूल्स कैसे आया फ्रांस में, इसके लिए हमें दोबारा से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जैकोबिन्स क्लब जो था उसके पास पावर थी, लेकिन जैसे ही जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे, लीडर का नाम क्या था? लीडर का नाम था रोबेस्पियर। तो रोबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो जब इन्हें एग्जीक्यूट किया गया तो इसके बाद जैकोबिन्स क्लब को बैन कर दिया गया। अब जैकोबिन्स क्लब को बैन किया गया तो पावर किसके हाथ में आ गई थी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब पावर आ गई थी जिरोंडिन्स के हाथ में। ये जिरोंडिन्स कौन थे, इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जिरोंडिन्स के हाथ में ये पावर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, तो फिर पावर किसके हाथ में आ गई? अपर मिडिल क्लास लोगों के हाथ में।
अब अपर मिडिल क्लास लोगों के बाद पावर किसके पास आ गई? नेपोलियन के पास आ गई। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से नेपोलियन रूल चला फ्रांस में एंड किस तरीके से डायरेक्टरी रूल्स आया। अब जानते हैं कि फ्रांस में डायरेक्टरी रूल्स कैसे आया। जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हो जाती है वैसे ही पावर किसके हाथ में आ जाती है? पावर आ जाती है वेल्थियर एफ्लुएंट मिडिल क्लास के लोगों के हाथ में, मतलब जिनके पास पैसा था और इन्हीं लोगों से जैकोबिन ग्रुप को दिक्कत भी थी। अब जैसे ही वेल्थियर लोगों के पास पावर आ जाती है तो ये नए कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और ये नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज लाते हैं? ये कहते हैं कि वोट देने का अधिकार उनको नहीं है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो सीधा मतलब क्या हुआ? जिनके पास प्रॉपर्टी है तो वही लोग वोट दे सकते हैं, और जिनके पास प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो वो वोट देने का अधिकार नहीं रखते। ठीक है, तो इन्होंने ये नए कॉन्स्टिट्यूशन को अब तैयार कर दिया था। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नेशनल कन्वेंशन असेंबली में कि जिसकी उम्र 21 या 21 से जो अबव है वो वोट दे सकता है, चाहे उसके पास मतलब कोई प्रॉपर्टी हो या ना हो। लेकिन इन एफ्लुएंट मिडिल क्लास के लोगों ने नए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया और इन्होंने कहा कि जिसके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही वोट देने का अधिकार रखता है, वरना जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं वो वोट नहीं दे सकता। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया? 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को नियुक्त कर लिया, जिन्हें कहा जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, होते हैं। अब इन 2 हाउसेज ने क्या करा? इन लोगों ने एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया। ठीक है, इस डायरेक्टरी में इन्होंने 5 मेंबर्स को इलेक्ट किया था। 5 मेंबर्स इसमें थे और यही डायरेक्टरी से आया डायरेक्टरी रूल। तो जो ये 5 मेंबर थे ये कौन सी बॉडी को बनाते थे? एग्जीक्यूटिव बॉडी को। दैट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव के लिए जिसके पास पावर होगी उसमें कितने लोग होंगे? 5 मेंबर होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5 मेंबर क्यों होंगे? क्योंकि जैसा कि हमने जैकोबिन रूल में देखा था कि पावर एक आदमी के पास थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? वो लीडर डिक्टेटर बन गया था। तो इसी डिक्टेटरशिप से बचने के लिए इन्होंने 5 मेंबर्स को इलेक्ट कर दिया ताकि डिक्टेटरशिप से बचा जा सके और पावर एक मैन के हाथ में ना हो, एक एग्जीक्यूटिव के हाथ में ना हो, बल्कि 5 के हाथ में हो। इसी वजह से इन्होंने 5 मेंबर्स को चूज किया था। लेकिन क्या होता था कि जो डायरेक्टर्स थे इनके क्लैशेस चलते रहते थे, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलते रहते थे। किनके साथ? इन 5 मेंबर के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते थे इन 2 हाउसेज के मेंबर्स के साथ, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ। तो इससे हुआ ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने सोचा कि भाई इनको बंद कर दिया जाए, इनको डिसमिस कर दिया जाए। और इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है इस डायरेक्टरी रूल में। अब जैसे ही डायरेक्टरी रूल में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि इन लोगों से अब ये गवर्नमेंट संभाली नहीं जा रही थी, तो हमें यहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो यहीं से किसका राइज होता है? एक और डिक्टेटर का राइज होता है जो है मिलिट्री डिक्टेटर, जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। अब जैसे ही नेपोलियन बोनापार्टे मतलब आते हैं रूलिंग पीरियड में, तो ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टरी रूल्स को ख़त्म कर देते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे कौन थे? ये मिलिट्री को कमांड करते थे। फ्रांस के काफ़ी सारे वॉर चल रहे थे, तो इन्होंने इटली, ऑस्ट्रिया एंड अन्य देशों के अगेंस्ट फ्रांस को जीत दिलाई थी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल चमक कर सामने आए थे। और यहीं पर नेपोलियन बोनापार्टे का जो डिक्टेटरशिप है उसका राइज शुरू हो जाता है। मतलब अब फिर से फ्रांस में डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है, फ्रांस में डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी ना, वो सारे एफर्ट्स अब खराब चले गए थे, क्योंकि दोबारा से हमें क्या देखने को मिलता है? फ्रांस में डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है। अब नेपोलियन बोनापार्टे की डिक्टेटरशिप शुरू कैसे हुई? जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ना कि डायरेक्टरी रूल्स जो चल रहा था फ्रांस में, इनके ये बहुत चहीते जर्नल थे। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्टे। ये इनके चहीते जर्नल थे और इन्होंने बहुत सारी वॉर्स फ्रांस को जिता दी थी, जैसे अगेंस्ट इटली एंड ऑस्ट्रिया एंड बहुत सारे देशों के अगेंस्ट इन्होंने जो है वॉर फ्रांस को जिताई थी। तो अब हुआ ये
कि नेपोलियन बोनापार्टे धीरे धीरे राइज होते गए और इन्होंने डायरेक्टरी रूल्स को एकदम पलट दिया। मतलब अब डायरेक्टरी रूल्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया और लोगों को नेपोलियन पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो लोगों ने नेपोलियन का इस चीज़ में साथ भी दिया था। अब क्या हुआ, जब नेपोलियन ने डायरेक्टरी रूल्स को ख़त्म कर दिया तो इन्होंने यहाँ पर एक नई गवर्नमेंट को फॉर्म किया। ठीक है, उस गवर्नमेंट को कहा गया कॉन्जुलेट, जिसमें 3 काउंसिल होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट काउंसिल में कौन आएगा, खुद नेपोलियन बोनापार्टे। लेकिन बाद में इन्होंने कुछ सालों के बाद 1804 में 1804 में इन्होंने अपने आप को, नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्पायर घोषित कर दिया। मतलब खुद को कहा दैट आई एम द एम्पायर ऑफ फ्रांस। मतलब यहाँ पर जो इन्होंने कॉन्जुलेट गवर्नमेंट शुरू की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काउंसिल इन्होंने यहाँ पर शुरू की थी, जिसमें इन्होंने फर्स्ट काउंसिल में अपने आप को रखा था। अब यहाँ पर इन्होंने उसे अबॉलिश कर दिया और खुद को अब राजा घोषित कर दिया था फ्रांस का। अब हमने क्या देखा कि बार बार गवर्नमेंट की फॉर्म चेंज हो रही है, बार बार गवर्नमेंट के लॉज मेथड्स चेंज हो रहे थे। जैसे ही जिसका रूल आता था वो गवर्नमेंट चेंज कर देता था, अपने तरीके से सरकार को चलाता था। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो कॉमन पीपल थे, उनके जो आइडियाज़ थे फ्रीडम के, इक्वालिटी के एंड इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ द लॉ एंड फ्रेटर्निटी के, ये सब उन लोगों को मोटिवेट करते रहे। बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलते रहे जिनसे लोग मोटिवेट होते रहे, तब भी फ्रांस में। और इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करेंगे विमेन का रोल, कि विमेन का क्या रोल था रेवोल्यूशन में। ठीक है, तब तक के लिए जितना मैंने आपको कराया है इतना आप पढ़िए। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों के ही लिंक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, आपको इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिलेंगे एंड आप स्क्रीन पर भी इन दोनों के यूज़र नेम देख सकते हैं। This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning. Thank you so much for watching this video and please take a moment to subscribe this channel and share this video with your friends and family. Thank you.